हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान, अध्याय 4, शीर्षक परमाणु संरचना। और इस शीर्षक का भाग 2 हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना की बात की जाए तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु विभाज्य है। इसमें 3 स्थायी मौलिक कण होते हैं जिन्हें क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित मूल कण है। इसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी। वहीं प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित सार्वत्रिक अवयवी कण होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन परमाणु का उदासीन अवयवी कण है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष। एक बार इनकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है, जिसमें पहला दोष था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। जैसा आपको याद हो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। इस आधार पर परमाणु पर विद्युत आवेश शून्य होता है, अतः इसे स्थायी एवं निष्क्रिय होना चाहिए, जबकि परमाणु तीव्र क्रियाशील होता है। क्यों और कैसे, थॉमसन का परमाणु मॉडल इसकी व्याख्या नहीं करता। दूसरा, थॉमसन के परमाणु मॉडल में तीसरे अवयवी कण न्यूट्रॉन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि परमाणु में तीसरा अवयवी कण होता है अथवा नहीं, और यह परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित रहता है। इस वीडियो सत्र में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, नील्स बोर का परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं। आइए शुरू करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे हम रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर तीव्रगामी अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया। प्रकीर्णन के पश्चात अल्फा कणों की पहचान के लिए जिंक सल्फाइड से लेपित गतिशील पर्दे को स्वर्णपत्र के चारों ओर व्यवस्थित किया। आइए देखें यह गतिविधि। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव तत्व का स्रोत है, जिसे एक बॉक्स के अंदर रखा गया होता है। यहां से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। यह स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है। स्वर्ण धातु की पन्नी का उपयोग इसलिए किया कि इसे अत्यंत पतला पीटा जा सकता है, और ये जिंक सल्फाइड से लेपित गतिशील पर्दा है, प्रतिदीप्तिशील पर्दा है, जिस पर अल्फा कणों के टकराने से विशेष चमक उत्पन्न होती है। आप देख रहे हैं कि सोर्स बॉक्स से निकलने वाले ये अल्फा कण स्वर्णपत्र के से टकराकर सीधे आर पार निकलते हैं। इसी कारण स्वर्णपत्र के पीछे के भाग में यहाँ अल्फा कणों की चमक लगातार देखी जा सकती है। इन्हीं अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण स्वर्णपत्र के मध्य तक जाकर अपने मार्ग से विचलित होते हैं। ये या तो ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर चले जाते हैं। इस आधार पर यहाँ टकराने वाले कणों की चमक आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ देख सकते हैं ये अल्फा कण टकराते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं।
इनके अलावा तीसरा एक ऑब्जर्वेशन और है कि यहाँ कुछ एक कण स्वर्णपत्र के मध्य तक जाते हैं और टकराकर अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, जिसके कारण इनकी चमक पीछे की ओर दिखाई देती है। कुछ इस बिंदु पर एक कण का चमकना आप स्पष्ट देख सकते हैं, बीच बीच में ये कण यहाँ चमकता है। इसी प्रयोग को आइए इस चित्र में समझते हैं। यह अल्फा कणों का स्रोत बॉक्स है जहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं और अल्फा कणों की इस किरण पुंज को लेड प्लेट के मध्य बने छिद्र से गुजारकर स्वर्णपत्र पर केंद्रित किया जाता है। तब ये अल्फा कण बहुत से स्वर्णपत्र से आर पार से निकलकर सीधे गुजरते हैं और यहाँ जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराकर चमक उत्पन्न करते हैं। इन्हीं में से कुछ कण अपने मार्ग से विचलित होकर नीचे की ओर अथवा ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, जिनकी चमक यहाँ और यहाँ नीचे की ओर दिखाई गई है। और इन्हीं अल्फा कणों में से कुछ कण अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं और अधिक कोण पर विक्षेपित होने वाले ये अल्फा कण पीछे की ओर स्वर्णपत्र से जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसके निम्नलिखित परिणाम मिले। पहला, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर सीधे आर पार निकल गए। प्रयोग में आपने देखा है कि ये बहुत सारे अल्फा कण सीधे आर पार गुजरते चले जाते हैं और जो स्वर्णपत्र के पीछे चमक उत्पन्न कर रहे थे। दूसरा, कुछ अल्फा कण स्वर्णपत्र के मध्य तक जाकर बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। ये अल्फा कण, इनको देखिए कि ये मध्य तक जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इनका कोण बदल जाता है, इनकी दिशा बदल जाती है। ये ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर विक्षेपित होते हैं अलग अलग कोणों से और यहाँ जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराकर चमक उत्पन्न करते हैं। तीसरा, आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत कम लगभग प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण स्वर्णपत्र से टकराकर 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर उसी मार्ग में वापस आ गया जिस मार्ग में गया था। यहाँ केवल एक किरण दिखाई जा रही है जो यहाँ से यहाँ चलती है और यह कण मध्य भाग से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस आता दिखाया गया है। और अत्यंत कम संख्या में ऐसा होता है कि जब कण मध्य तक टकराते हैं और अपने उसी मार्ग में वापस लौटते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष 1, परमाणु का अधिकांश लगभग 90% भाग खोखला या रिक्त है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए स्वर्णपत्र से आर पार निकल जाते हैं। निष्कर्ष 2, जैसा प्रयोग में देख चुके हैं कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु के मध्य में अत्यंत कम धनावेशित भाग होता है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं। वस्तुतः अल्फा कणों पर भी धनावेश होता है। ये धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं और नाभिक के मध्य में, परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग होने की पुष्टि इसी से होती है कि वह धनावेश इन धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण इनका मार्ग विचलित होता है, ये विक्षेपित होते हैं। निष्कर्ष 3, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित रहता है। रदरफोर्ड ने इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख अभिगृहीत निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक परमाणु में सूक्ष्म धनावेशित केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसी कारण यह प्रयोग नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है।
एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। दूसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर कोटि की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट है कि परमाणु की तुलना में नाभिक की त्रिज्या अत्यंत कम होती है। दूसरी विशेष बात कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित रहते हैं, इन्हें ही न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु के द्रव्यमान के लिए यह दो कण ही जिम्मेदार हैं। द्रव्यमान युक्त कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना गया है। इस आधार पर संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में संचित माना गया। तीसरा अभिगृहित है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल का कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। आइए हमारे सामने यह एक परमाणु है कार्बन का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन निरंतर गति कर रहे हैं नाभिक के चारों ओर, जबकि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं जो परस्पर गतिशील अवस्था में हैं और इनके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में गति कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गति निरंतर इन्हीं कक्षाओं में बनी रहे, जबकि हम जानते हैं कि नाभिक पर धनावेश और इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। विपरीत आवेश के कारण इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला यह आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरने से बच जाता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल की तुलना सौरमंडल से की थी कि जिस प्रकार सौरमंडल में विभिन्न ग्रह नाभिक के चारों ओर अथवा सूर्य के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस चित्र में देखें कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं दिखाई गई हैं और इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से एक घना छायाकार मेघ बनता है, जिसके कारण नाभिक के चारों ओर यह धुंधला प्रतीत होता है और स्थायी रूप से यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। आइए अब हम देखेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। जेसी मैक्सवेल ने वैद्युत गतिकी का अध्ययन कर प्रदर्शित किया कि जब कोई वैद्युत आवेश अपने आवेश के परितः त्वरित होता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस आधार पर यदि कहा जाए कि नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा विकिरित करेगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थायी होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। इस चित्र में देखिए, सबसे बाहर वाली कक्षा की अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब विकिरण उत्सर्जित कर देता है तो उसकी कक्षा का आकार छोटा हो जाता है। छोटा होने के पश्चात ये अगर लगातार विकिरण उत्सर्जित करता रहा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा, जो कि असंभव है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों में दूसरी है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या नहीं करता। ऐसा माना जाता था कि परमाणुओं का वर्णक्रम सतत होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी इसके वर्णक्रम में अनेक श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती हैं।
यह मॉडल इन रेखाओं की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट नहीं कर सका। तब पढ़ेंगे हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं दी। पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। इन्हें 1, 2, 3, 4 अथवा KLMN द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए इस चित्र में देखें। यह नाभिक और नाभिक के बाहर जो सबसे पहली कक्षा है उसे K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से और चौथी को N से प्रदर्शित किया गया है। इनके कक्षा क्रमांक क्रमशः नाभिक से निकट वाली का पहला, उससे बाहर वाली दूसरी, उससे और बाहर वाली 3 और सबसे बाहर वाली का कक्षा क्रमांक 4 है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमाणु में कक्षाओं को नाभिक से बाहर की ओर क्रमशः गिना जाता है और इन सभी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल का दूसरा अभिगृहित है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग MVR बराबर h/2 पाई अथवा इसका कोई पूर्ण गुणज होता है। यहाँ h प्लैंक स्थिरांक है। नील्स बोर ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r तथा उसका वेग v हो तो उसका कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2 पाई होगा। यहाँ n एक पूर्णांक है, इसे कक्षा क्रमांक या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे पहली कक्षा n बराबर 1 के लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई होगा। दूसरी कक्षा L के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो जाएगी, तब कोणीय संवेग 2h/2 पाई अर्थात h/पाई होगा। तीसरी कक्षा n बराबर 3 के लिए कोणीय संवेग MVR बराबर 3h/2 पाई होता है और चौथी कक्षा n बराबर 4 के लिए MVR बराबर 4h/2 पाई इज इक्वल टू 2h/2 पाई होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न कक्षाओं में कोणीय संवेगों की गणना भी हम उसी संबंध के द्वारा कर सकते हैं। बोर परमाणु मॉडल का चौथा अभिगृहित, प्रत्येक कोष या ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के पास वाले कोष की ऊर्जा सबसे कम तथा सबसे दूर वाले कोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यहाँ देखिए, नाभिक के बाहर सबसे पहली कक्षा की ऊर्जा E1, उससे ज़्यादा है दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2, उससे ज़्यादा है तीसरी कक्षा की ऊर्जा E3 और उससे अधिक है चौथी कक्षा की ऊर्जा E4। बोर परमाणु मॉडल का पांचवा अभिगृहित कहता है कि जब इन इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, अर्थात स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते और परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। बोर मॉडल का यही अभिगृहित रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी की व्याख्या करता है, जहां यह स्पष्ट किया है कि कक्षा की ऊर्जा निश्चित है और इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा निश्चित है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने समतुल्य ऊर्जा वाली कक्षा में गति करेगा तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है, और जब इलेक्ट्रॉन से किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी, तो इस परमाणु की भांति ये इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर क्रमशः गति करते रहेंगे और न तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा न कक्षा से बाहर जाएगा। बोर परमाणु मॉडल का अगला अभिगृहित कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है और उसे बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है
तो यह उत्तेजित होकर अल्प समय के लिए उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, किंतु वहां 10⁻8 सेकेंड ठहरने के पश्चात शेष अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है और वापस अपनी मूल कक्षा में आ जाता है, वहीं स्थायी रूप से गति कर सकता है। अभिगृहित 6, यदि इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था की कक्षा में ऊर्जा E2 और आद्य अवस्था की कक्षा में ऊर्जा E1 हो तो उच्च ऊर्जा स्तर से मूल कक्षा में लौटने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E का मान कुछ इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अंतिम कक्षा की ऊर्जा E2 माइनस प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा E1 बराबर डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। आशय कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सदैव क्वांटा या फोटॉन के रूप में ही होता है। यहाँ एच प्लैंक स्थिरांक है और वी न्यू फोटॉन की आवृत्ति है। अब पढ़ेंगे हम बोर परमाणु मॉडल के दोष। बोर के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है, किंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। बोर परमाणु मॉडल के दोषों में दूसरा है कि यह मॉडल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन या जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जब किसी एक स्पेक्ट्रम रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वह अनेक पतली रेखाओं में विभक्त हो जाती है। क्यों और कैसे, इसकी व्याख्या यह मॉडल नहीं करता। तीसरा, स्टार्क ने खोजा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में भी स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है। इस घटना को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं करता। आइए अब हम चलेंगे पुनरावृत्ति की ओर और जानेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए परमाणु नाभिक, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। जैसा हम सभी जानते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु में नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है, अतः ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न के लिए। दूसरा, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं ए समान भौतिक गुण, बी समान रासायनिक गुण, सी भिन्न परमाणु द्रव्यमान और डी भिन्न परमाणु क्रमांक। यहां सही उत्तर है भिन्न परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी। जैसा परिभाषा में हम जानते हैं कि एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इस आधार पर उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। परमाणु क्रमांक किसी उदासीन विलगित परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों या प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और अब ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के प्रश्नों में प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें से पहला प्रश्न, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का वर्णन कीजिए। दूसरा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अभी तक पढ़े हुए अध्याय में से ही आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोज पाएंगे और इन प्रश्नों को अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।